हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। काफी दिनों के बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। एक शानदार से नए लेक्चर के साथ आया हूं आप लोग के सामने, ठीक है। और जो सीरीज मैंने पिछली बार अधूरी छोड़ दी थी, एसएससी का क्रैश कोर्स मैं करवा रहा था, तो वो सीरीज मैंने अधूरी छोड़ दी थी बीच में ही। आज से उसी को कंटिन्यू करेंगे फिर से, और अब यहाँ से कंटिन्यू ही चलेंगे, ठीक है। बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। एक नए जोश के साथ आप लोग के सामने फिर उपस्थित हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो आज बिल्डिंग मटेरियल का सीमेंट टॉपिक कमांड में लेकर के आया हूँ। तरीका वही होगा, बस अंदाज बदला होगा। थोड़े नए जोश के साथ आया हूँ इस बार, है ना। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपको। कंटेंट में काफी ज्यादा मेहनत करके आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्वालिटी में भी कहीं कमी नहीं दिखाई देगी। आप लोग बस जुट जाइए। और अब जो भी आप 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यार कि अभी जो 3 से 4 महीने आप लोग के पास हैं, इसमें अभी तो आप लोग घर पे ही हो, कहीं जा नहीं सकते हो। क्यों? काम धाम सब ठप्प पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी कोरोना का पीक पॉइंट आना बचा हुआ है, ठीक है। देश में ऐसा माना जा रहा है, ऐसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये जो पीक पॉइंट है वो आकर के 2 से 3 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में आ सकता है। तो अभी कोरोना थोड़ी सी लंबी छलांग और लगाने वाला है ना। तो अभी आप घर पे ही रहे तो ज्यादा सुरक्षित रहोगे। घर पे रह करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि समस्याएं अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है, ठीक है। आपने देखा होगा दुनिया में जितने बड़े बड़े स्टार्टअप हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े स्टार्टअप हुए हैं, चाहे वो कितनी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज हो या ओला ओयो जो है, जितने भी स्टार्ट हुए हैं, ये कभी जब देश में क्राइसिस है तभी इनका स्टार्टअप हुआ है, ठीक है। तो जब भी देश में नए नए क्राइसिस आते हैं, एक नई नई अपॉर्चुनिटी को जन्म देते हैं। बस आपको देखने का नया नजरिया बदलना होगा कि आप लोग उसको किस तरीके से देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आधा गिलास पानी भरा हुआ है तो कुछ लोग उसको बोलेंगे आधा भरा हुआ, कुछ लोग उसको बोलेंगे आधा खाली है। आपको किस नजरिए से देखना है, आपको ये देखना है। आपके पास सुबह से लेकर के शाम तक का, रात तक का या पूरी रात तक का पूरा 24 घंटा आपके पास है। अब इस 24 घंटे में आप यूट्यूब में आकर के या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाइम वेस्ट कर सकते हो, या कि उसे यूटिलाइज कर सकते हो कुछ नई टेक्निक सीखने में। या कि अगर आप स्टूडेंट हो या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। उसी कंपटीशन की तैयारी को लेकर के मैं आपके साथ एक नया मुकाम लेकर चलूंगा, ठीक है। और एसएससी जेईई का सिलेबस अपन कंटिन्यू करेंगे आप लोग के साथ, ठीक है। तो जो दोस्त मेरे एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं सिविल के लिए, वो मेरे साथ जुड़ जाएं। और हाँ दोस्तों, आप लोग से बस एक ही चीज चाहिए यार, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। ताकि इससे मेरे को कुछ फायदा नहीं है, बस ये है कि आप लोग जो शेयर करते हो तो इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। और यही मोटिवेशन के साथ मैं आप लोग के साथ और अच्छे से काम कर पाता हूँ, ओके दोस्तों। और लंबे समय तक मैं टिक पाता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस बार आप लोग भी काफी अच्छा सपोर्ट करोगे और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे, ताकि मैं लंबे समय तक आप लोग के साथ टिक पाऊँ, है ना। और इस सीरीज को अपन कंटिन्यू कर पाए और इस बार इस सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है दोस्तों। तो आज ये शानदार से लेक्चर है आप लोग के बीच, बिल्डिंग मटेरियल कमांड में। बहुत ही शानदार लेक्चर है, बहुत ही शानदार कंटेंट मैंने इसे तैयार किया है, देखिएगा जरूर पूरा। और इस लेक्चर को देखने के बाद सीमेंट वाले टॉपिक में आपको इतना सा भी डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। तो वीडियो पूरा देख करके जाइए। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो, जैसे कि अब डेली वीडियोज में अपलोड करने वाला हूँ 2 या 3 वीडियोज, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। 100 से 200 सब्सक्राइबर ही बचे हैं मोनेटाइजेशन ऑन होने में। आप लोग की थोड़ी सी हेल्प चाहिए, शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके। चलिए मिलते हैं लेक्चर में और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार लेक्चर है, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को, पूरा देख के ही जाइएगा। चलो मिलते हैं लेक्चर के अंदर। हेलो एवरीवन, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं सीमेंट टॉपिक का, ठीक है। तो सीमेंट के अंदर इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है बिल्डिंग मटेरियल का के ही ब्रिक चैप्टर का, उसका माइंड मैप डिस्कस किया था, फिर उसके क्वेश्चन किए थे 2 लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो गए बिल्डिंग मटेरियल की। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसे देखिए, देन आप आइए सीमेंट वाला टॉपिक देखिएगा, ठीक है। तो आज अपन सीमेंट का माइंड मैप डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इस चैप्टर से आए हुए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी जेईई के अंदर हो या अदर स्टेट जेईई के अंदर हो, उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको माइंड मैप पढ़ने के बाद या सीखने के बाद अप्लाई करने का तरीका पता चल सके कि क्वेश्चन किस टॉपिक से और कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा किसी टॉपिक पर, इसलिए मैं इसके जस्ट बाद क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो सकें, ठीक है। तो आज अपन सीमेंट का पढ़ने वाले हैं, ओके। और दोस्तों मेरी ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, एसएससी जेईई के क्रैश कोर्स की, इससे खास बात ये है कि आपको कम टाइम पर काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। जो आप अदर कोर्स में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, उसको मैं 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा मतलब
कंबाइन करके दे रहा हूँ, ठीक है। एक छोटी सी जगह पे बहुत सारा कंटेंट दे रहा हूँ, एक्सप्लेन बहुत शानदार तरीके से कर रहा हूँ, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है, ठीक है। कम समय पर एक अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, वही चीज़ मिलने वाला है जो आपको डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। और इधर उधर के सारे कॉन्सेप्ट भी मैं लिंक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेक्चर को ध्यान से सुनिए। पीडीएफ जो आपको दिख रहा है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मेरी मिल जाएगी फेसबुक पेज पे, द सिविल पॉइंट की फेसबुक पेज पे मैं शेयर कर देता हूँ, तो जाइएगा वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। सीमेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं कि भाई सीमेंट, सबसे पहले सीमेंट की खोज हुई कहाँ थी, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक इंजीनियर थे जोसेफ स्पीडन नाम के, 1824 की बात है कि एक इंजीनियर थे जोसेफ स्पीडन नाम की, जगह थी पोर्टलैंड शहर लंदन का, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले सीमेंट की खोज हुई थी, ओके। सीमेंट एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंड करने का काम करता है, बाइंडिंग मटेरियल है। और ये जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है सीमेंट के अंदर, ये आती है दो कारणों से, दो प्रॉपर्टीज़ के कारण। फर्स्ट है आपका एडहेसिव प्रॉपर्टी और दूसरा आपका कोहेजिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडहेसिव प्रॉपर्टी और कोहेजिव प्रॉपर्टी। ये एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिएगा कि अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल को अपन बोलते हैं एडेशन। समझिएगा बात को कैसे, जैसे कि मैं बोला एक सीमेंट का पार्टिकल है और एक सैंड का पार्टिकल है, इन दोनों के बीच अगर किसी प्रकार का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन एडेशन। समझ में आ गई ना बात। और अगर मैं बात करूँ कोहेजन की, तो कोहेजन होता है आपका अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर एक सीमेंट के पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कोहेजिव फोर्स। तो अगर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच फोर्स लग रहा है तो कोहेजिव फोर्स, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच लग रहा है तो एडेसिव फोर्स, ठीक है। तो इन्हीं प्रॉपर्टी सीमेंट के अंदर ये दोनों पाई जाती है, एक कोहेजिव भी और एक एडेसिव भी। यही कारण है कि सीमेंट एक अच्छा बाइंडिंग मटेरियल माना जाता है। क्लियर बात, ठीक है दोस्त। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी सीमेंट में आने का रीजन क्या है, कोहेजिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई ना, ठीक है। अब मिलता कैसे है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल बताएंगे भी क्या होता है। रॉ मटेरियल को 1400 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर 1400 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर कैल्सिनेशन करते हैं। उसका कैल्सिनेशन क्या है समझेंगे। कैल्सिनेशन करते हैं तो हमको मिलता है वहाँ से क्लिंकर। अब उस क्लिंकर का करते हैं पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन मतलब बाल मिल एक चक्की होती है, उसके अंदर पीस दिया जाए, ठीक है। तो उसका और हम पीस देते हैं, ठीक है, उसको पल्वराइज कर देते हैं, तो हमको डस्ट फॉर्म में सीमेंट प्राप्त हो जाती है। बात आ गई आपके समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका, यहाँ पास आपने देखा कैल्सिनेशन की बात करें तो कैल्सिनेशन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और ये हाई टेम्परेचर आपका 1400 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर का मतलब है कि इतना हाई ताकि वो जो आपका रॉ मटेरियल है वो मेल्ट ना हो, पिघलने ना लग जाए, इससे कमी रखना है, ठीक है। मतलब बिलो मेल्टिंग पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट, इतने टेम्परेचर पर गर्म करना क्या कहलाता है आपका, कैल्सिनेशन कहलाता है, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात। अब देखो सीमेंट आपके दो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के जनरली सीमेंट आपके। पहला आपका हाइड्रोलिक सीमेंट और दूसरा आपका नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है, रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म्स अ स्टेबल स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक सीमेंट वो सीमेंट है जो वाटर से क्रिया करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। वाटर से क्रिया करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। जब भी वाटर और सीमेंट की क्रिया होती है तो उसको अपन लोग एक स्पेशल नाम से बोलते हैं, और इसे बोलते हैं अपन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन, ठीक है, समझेंगे आगे क्या बोलते हैं अभी, ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो जब भी अपन वाटर और सीमेंट का रिएक्शन करवाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रेशन। तो यहाँ पर समझिएगा हाइड्रोलिक सीमेंट वो सीमेंट है जब जो कि पानी के साथ क्रिया करके पानी के साथ हाइड्रेट होकर के एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, और जो पानी के साथ रिएक्ट ना करे उसको बोलते हैं नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। क्लियर। तो ये दो प्रकार के आपके सीमेंट होते हैं। इसमें अब नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट में आप समझ सकते हो ये कैसे प्राप्त होता है आपको, तो ये कैल्सिनेशन फ्रॉम ऑफ जिप्सम से, ठीक है, जिप्सम के कैल्सिनेशन से अपने को प्राप्त होता है आपका नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। और हाइड्रोलिक सीमेंट तो यही जो अपन ने पढ़ा भी कि बोगस कंपाउंड को मिला करके और फिर उसका अपन पढ़ेंगे प्रोसेस अभी क्या होती है, ठीक है, तो ऐसे प्राप्त होता है। बाकी नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट आपको कैसे मिलता है, जिप्सम की या लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन, सिंपल कैल्सिनेशन से आपको मिल जाता है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि एक सीमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, तो पहला समझिएगा, पहला तो हो गया आपका लाइम। सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपका लाइम पाया जाता है। लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म पे। इसका जो प्रतिशत होता है, इसका जो परसेंटेज होता है, ये होता है 62 से लेकर के 67% तक
62 से लेकर के 67% तक। और इसकी प्रेजेंस में इसका कारण क्या है, क्या क्या करता है, तो देखो स्ट्रेंथ, पहली चीज़ तो स्ट्रेंथ देता है, लाइम के कारण सीमेंट में स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या लिखा हुआ है कि इफ़ डिफिशियंसी देन स्ट्रेंथ विल रिड्यूस, अगर आप लाइम कम कर दोगे यानी 62 से लेकर 67% से कम लाइम रखेंगे तो उस केस में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, किसकी, सीमेंट की। लिखा हुआ है इफ़ डिफिशियंसी देन स्ट्रेंथ विल रिड्यूस, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इंक्रीज सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। सेटिंग टाइम को बढ़ाने का मतलब ये है कि सीमेंट आपकी लेट सेट होगी, समझिएगा, सीमेंट आपकी लेट सेट होगी, तो अगर लाइम आप बढ़ा रहे हो तो सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। लोड लीड टू वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज को बढ़ाता है, अगर आप इसकी मात्रा को ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा होगा सीमेंट के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा होगा। इसको एक नाम से और जानते हैं, अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो इसको बोलते हैं सीमेंट आपका अनसाउंड हो गया, ठीक है, क्या होता है, अनसाउंड, ठीक है, अनसाउंड, ओके। आगे देखते हैं सिलिका, सिलिका आपका 17 से लेकर के 25% तक, 17 to 25% होता है, और इसका जो मेन काम है इम्पार्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देने का काम करता है, ओके। इफ़ इन एक्सेस सेटिंग टाइम विल बी मोर, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में कर दिया जाए तो सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, मतलब सीमेंट फिर बहुत धीरे धीरे सेट होगी, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, मतलब अभी अगर 10 घंटे में शिफ्ट हो रही तो फिर वो जाके 20 घंटे में सेट होगी, ठीक है, अगर सिलिका का मात्रा आप बढ़ा दोगे तो। इसके बाद आता है थर्ड आपका एलुमिना, एलुमिना देखो 3 से 8% तक पाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेट और फ्लैश सेट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, जल्दी सेट होने के लिए, ठीक है। अगर आप एलुमिना की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो जो आपकी सेटिंग है, जो आपकी सीमेंट की सेटिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाएगी, मतलब सीमेंट आपको बहुत जल्दी सेट होने लग जाएगा, ओके। इसके बाद क्या है, इफ़ एक्सेस देन सीमेंट विल बी अनसाउंड, और अगर आप इसके मात्रा और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो सीमेंट आपका अनसाउंड हो जाएगा। अनसाउंड का मतलब वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा सीमेंट के अंदर और सीमेंट बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ गया तो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो गई, यानी कि सीमेंट वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एल्यूमिना। इसके बाद आता है आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है 3 से लेकर के 4% तक, इम्पार्ट कलर, कलर देता है, कलर आयरन ऑक्साइड करना आता है, और स्ट्रेंथ हार्डनेस, ठीक है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस देने का भी काम करता है आपका कौन, आयरन ऑक्साइड, 3 से 4 तक प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट है आपका मैग्नीशिया, मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया कलर, कलर देने का भी काम करता है। दूसरा हार्डनेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज। अब देखो कलर में आपको डाउट होगा, मैग्नीशिया कारण भी कलर शो कर रहा है और आयरन ऑक्साइड, लेकिन अगर आपसे पेपर पूछता है कि सीमेंट में जो कलर है वो किसके कारण आती है तो आप क्या टिक लगाएंगे, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड सही आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट भी आपका 8 से 4% तक पाया जाता है, प्रेजेंट, सॉरी 8 से बोलो 3 से 4% तक कैल्शियम सल्फेट आपका 3 से 4% तक प्रेजेंट होता है। और किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम के फॉर्म में, CaSO4 इंटू 2H2O, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, इंक्रीज द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को बढ़ाने का काम करता है। बढ़ाने का मतलब अगर जिप्सम प्रेजेंट है तो सीमेंट आपकी लेट सेट होगी, तो जो क्विक सेटिंग सीमेंट होते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट वाले, उनके अंदर मतलब जो बहुत जल्दी सेट होने वाले सीमेंट होते हैं उनके अंदर जिप्सम बिल्कुल नहीं हो पाया जाता, ऐसे सीमेंट को जिप्सम फ्री सीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ यहाँ पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे हार्डनेस, हार्डनेस किसको बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, स्क्रैच के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, हार्डनेस। टफनेस किसको बोलते हैं, टफनेस, रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोडिंग या रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को बोलते हैं अपन टफनेस। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, ग्रेजुअल लोडिंग अगर लगा रहे हो तो उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस दे उसको बोलेंगे अपन स्ट्रेंथ। आगे बात समझ में, 3 पॉइंट। चौथा है साउंडनेस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, अगर वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सीमेंट अनसाउंड हो गया और उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस दे रहा है उसको बोलते हैं साउंडनेस। इसलिए हम लोग अभी सीमेंट का एक साउंडनेस टेस्ट भी करते हैं। साउंडनेस मतलब कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, ठीक है, वॉल्यूम चेंज के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस, ओके। अब बात आती है एल्कलीज की। आपका जो 7वां पॉइंट है वो क्या है, एल्कलीज, वाइट पैचेज शोज द सरफेस, सीमेंट के सरफेस पर वाइट पैचेज शो होना, ठीक है, ये किसके किसके कारण होता है आपका, एल्कलीज के प्रेजेंट कारण। एल्कलीज जैसे Na2O या K2O, पोटेशियम डाइपोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इनके कारण क्या होता है, वाइट पैचेज आ जाते हैं सीमेंट के सरफेस पे, ओके। तो ये तो हो गया भैया आपका क्या, इंग्रेडिएंट्स, इतने इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से आपका। सबसे पहले आपका लाइम सिलिका, फिर एल्यूमिना, फिर आयरन ऑक्साइड, फिर मैग्नीशिया और फिर कैल्शियम सल्फेट और देन आपका, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट है आपका क्या, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे चलते हैं। देखो रॉ मटेरियल बेसिकली 2 प्रकार के रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। पहला आपका आर्जिलीसियस मटेरियल और दूसरा आपका कैलकेरियस मटेरियल, आर्जिलीसियस और कैलकेरियस। अब इन दोनों को 1:3 के रेशियो में मिलाते हैं अपन, 1:3 के रेशियो में मिलाते हैं।
एक आर्जिलिसियस मटेरियल में कौन कौन से आते हैं, जैसे पहला हो गया सेल, क्ले, सीमेंट, मर्ल, रॉक, ब्लास्ट, फर्नेस, स्लैग। ठीक है, इनको डायरेक्टली आपको याद रखना है, सेल, क्ले, सीमेंट, मर्ल, रॉक, ब्लास्ट, फर्नेस, स्लैग। ठीक है, तो इनको आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये आपके कौन से हैं, आर्जिलिसियस मटेरियल हैं। और आपके जो हैं कैलकेरियस मटेरियल, कैलकेरियस मतलब जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाए, आर्जिलिसियस मतलब जिनके अंदर मिट्टी पाया जाए, सिंपल सी बात समझ लो, क्ले पाया जाए। ठीक है, तो लाइम स्टोन की बात करें, सॉरी कैलकेरियस मटेरियल की बात करें तो लाइम स्टोन, चॉक और मरीन स्टोन। देखो चॉक क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ CaCO3 है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली। जो आपका चॉक होता है, चॉक ये प्योर फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्टली प्रेजेंट होता है इसमें अंदर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को अपन 1:3 के रेशियो में मिलाते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले मिलाने के बाद इसकी क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग मतलब इसको तोड़ते हैं 25 mm की साइज में, 25 mm की साइज में सबको तोड़ लिया और इसके बाद इसका करते हैं कैल्सिनेशन। क्या करते हैं अपन, वही कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब हीट करना हायर टेम्परेचर पे बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लेकिन हायर टेम्परेचर पर हीट करना। कितना हायर टेम्परेचर, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्लिंकर में। ठीक है, क्लिंकर में। यहाँ से जो क्लिंकर के रूप में आपको एक कंपोनेंट मिल रहा है इसी को अपन बोलते हैं बोगस कंपाउंड। ठीक है, बोगस कंपाउंड। और इसी बोगस कंपाउंड में हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे चेंज करके, ठीक है, और अलग अलग तरह की सीमेंट आपकी बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की सीमेंट अपन बना सकते हैं। यहाँ पास बोलते हैं अपन इसको बोगस कंपाउंड। फिर इस क्लिंकर को क्या करते हैं, बाल मिल के अंदर लेके जाते हैं और उसको उसका पल्वराइजेशन करते हैं। ठीक है, उसको पल्वराइजेशन करते हैं, उसको पीस देते हैं और फिर यहाँ से आपको डस्ट के फॉर्म में सीमेंट प्राप्त हो जाती है। ओके, फिर इनको बैग में भर करके मार्केट में सेल कर दी जाती है। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस होती है सीमेंट बनाने की। मोटा मोटा समझे तो एग्रीलिसियस मटेरियल को 1 रेशियो में लिया, कैलकेरियस को 3 रेशियो में लिया, दोनों को मिलाया 1:3 में, 14 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, क्लिंकर बना, क्लिंकर को बाल मिल में ले जा करके पीस दिए तो आपको सीमेंट प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई सिंपल सी प्रोसेस सीमेंट बनाने की। ठीक है, सिंपल सी ये प्रोसेस होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बोगस कंपाउंड की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने बोगस कंपाउंड की बात करी, जो एक क्लिंकर आपको मिलता है यहाँ से ड्यू टू कैल्सिनेशन, ये जो इसके अंदर आपके इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए हैं इसके कारण 4 प्रकार के आपके बोगस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहला कौन कौन सा है, C3S, C2S, C3A और C4AF। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ठीक, ये ड्यू टू कैल्सिनेशन ये 4 प्रकार के बोगस कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका फार्मूला देखें तो 3 × CaO SiO2, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसको एक नाम से और जानते हैं, बोलते हैं एलाइट। क्या बोलते हैं, एलाइट। इसका जो परसेंटेज होता है 25 से लेकर के 50% तक प्रेजेंट होता है टोटल कंस्टिट्यूएंट में, 25 से लेकर के 50% तक। ठीक है, और एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना है इसका, 40%। ठीक है, एवरेज कितना है, 40%। अच्छा, इसके बाद आपका C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट। देखो डाई कैल्शियम सिलिकेट को अपन दूसरे नाम से जानते हैं लाइट, और इसका जो प्रोपोर्शन है 25 से लेकर के 40% तक। एवरेज की बात करें तो 32%। याद रखना डायरेक्टली सिंपल सा है, 32%। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात करें तो 3 × CaO Al2O3 इसका फार्मूला हुआ। ठीक है, केमिकल फार्मूला। और इसको एक नाम से और जानते हैं अपन, बोलते हैं सेलाइट, और इसका जो रेशियो है 5 से लेकर के 11% तक होता है। एवरेज की बात करें तो 8%। ठीक है, आगे चलते हैं। C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, 4CaO Al2O3। ठीक है, Al2O Fe2O3। इसका जो नाम होता है दूसरे नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं अपन फेलाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेलाइट। इसका जो परसेंटेज होता है 8 से 14%, एवरेज होते हैं इसके 9%। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा गहराई से समझ लेते हैं क्या क्या इनका काम होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं C3S की। देखो C3S जो है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर इजली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ मतलब सीमेंट में जो तुरंत वाली स्ट्रेंथ होती है, तुरंत बोले तो 1 दिन 2 दिन या 7 दिन के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट के अंदर, वो आती है C3S के कारण। ठीक है, रजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉविंग, टेम्परेचर बढ़ने या घटने में जो सीमेंट को फटने नहीं देता, इन इफेक्ट के कारण जो रेजिस्टेंस देता है वो भी C3S के कारण ही होता है। ठीक है भाई। हार्डनेस विथ इन 7 डेज, हाइड्रेट्स विद इन 7 डेज, 70% स्ट्रेंथ। 7 दिन के अंदर सीमेंट का
हाइड्रेशन 70% हाइड्रेशन होने के कारण टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 70% तक आ जाती है। ये किसके कारण होता है? ये C3S के कारण ही हो पाता है। मतलब अर्लियर स्ट्रेंथ जो 7 दिन के अंदर आती है वो किसके कारण आती है? C3S के कारण आती है भाई। हीट कितना निकलता है इससे? तो हीट आपके निकलते हैं 5 जूल पर ग्राम। 1 ग्राम सीमेंट में 5 जूल की हीट यहाँ से निकलती है, ठीक है। और एक बात करें, हाँ ठीक है, अब बात आती है किसकी? C2S की। देखो C2S के बारे में बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। C3S अर्लियर स्ट्रेंथ, अर्लियर मतलब तुरंत की स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। C2S आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फाइनल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, केमिकल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है, ठीक है भाई, मान लिया रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक। इट टेक 28 डेज ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, इट टेक 28 डेज ऑफ हाइड्रेशन। इसको इससे स्ट्रेंथ मिलने पर कम से कम 28 डेज का हाइड्रेशन का टाइम लगेगा, ठीक है भाई, मान लिया। हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ से जो निकलती है कितनी निकलती है? 262 जूल पर ग्राम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको याद रखना पड़ेगा। उसमें 500 थी, इसमें 262, ठीक, याद रखिए कि बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो C2S के बारे में बात करें तो देन अर्लियर स्ट्रेंथ अगर कम होगी, ठीक है, अगर अर्लियर स्ट्रेंथ आपकी कम होगी, ठीक है, C2S अगर ज़्यादा करेंगे तो अर्लियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि अगर C2S को ज़्यादा कर रहे हो तो C3S को कम करना पड़ेगा भाई। रेशियो तो फिक्स है ना, अगर आप एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को तो कम करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो C3S अगर कम होगा तो अर्लियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बिकॉज हाइड्रेशन इज नॉट कंप्लीट, ठीक है, बिकॉज क्योंकि हाइड्रेशन पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है, हाइड्रेशन तो कंप्लीट होगा 28 दिन में, तो अर्लियर स्ट्रेंथ कम हो गई ना, फाइनल स्ट्रेंथ आएगी 28 दिन में। मतलब फाइनल स्ट्रेंथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बट अर्लियर स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसका यूज, इस प्रकार की जो सीमेंट बनती है, ठीक है, इसका यूज अपन डैम वगैरह में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये आपका हो गया क्या? 262 जूल की यहाँ से एनर्जी निकलती है, तो ये आपका हो गया C2S। बात कर लेते हैं C3A की, ठीक है, C3A की। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग के लिए जिम्मेदार है, नॉट अर्लियर स्ट्रेंथ, अर्लियर स्ट्रेंथ के लिए नहीं बल्कि क्विक सेटिंग के लिए। अगर आप इसकी मात्रा को ज़्यादा कर देंगे तो सीमेंट आपकी बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, लेकिन अगर मात्रा ज़्यादा करेंगे तो जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा ये, ठीक है, हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट करेगा। मेक सीमेंट ससेप्टिबल टू सल्फेट अटैक, और सीमेंट को सल्फेट अटैक के ससेप्टिबल बनाता है, सल्फेट अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। देखो CaSO4 ये क्रिया कर लेता है C3A से, और कैल्शियम सल्फेट एल्मिनो, ठीक है सर, कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनेट्स बना देता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनेट बना देता है, और इससे कंक्रीट का कोरोजन हो जाता है, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि कैल्शियम सल्फेट क्रिया करता है C3A से, और कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनेट बना देता है, जो कि कंक्रीट का कोरोजन कहता है। इसी को अपन सल्फेट अटैक भी बोलते हैं, ठीक, इसी को अपन सल्फेट अटैक करते हैं, जिसमें कंक्रीट का कोरोजन हो जाता है। तो अगर एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि C3A की मात्रा ज़्यादा है, तो ये खतरा कंक्रीट के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, मतलब कंक्रीट का कोरोजन हो जाता है ड्यू टू सल्फेट अटैक, ये कहना चाहता है यहाँ पे। और हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होती है 865 जूल पर ग्राम, ठीक है, 865 जूल पर ग्राम। इसके बाद बात करते हैं, इफ़ हाइड्रेशन अगर कम होगी तो C3A कम होगा, तो सल्फेट अटैक का खतरा भी कम हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, अगर हाइड्रेशन कम हुआ तो। ओके, अब बात कर लेते हैं चौथे वाले कंटेंट की। देखो चौथा वाला कंटेंट है आपका रोस्ट मटेरियल होता है, इसका मतलब टोटल वेस्ट मटेरियल, सीधी सी बात समझ लो। रिस्पॉन्सिबल है थोड़ी बहुत क्विक सेटिंग के लिए, ठीक है, क्विक सेट के लिए। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है? 400 जूल पर ग्राम, ठीक है, 400 जूल पर। अगर मैं सीक्वेंस देखूँ सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में होती है? C3A के अंदर, देन उसके बाद आपका आता है C3S के अंदर, देन आता है आपका C4AF के अंदर, फिर आता है आपका C2S के अंदर। तो इस तरह से आपका एनर्जी के बॉस में, एनर्जी के टर्म में आप इसको देख सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा हीट किसकी, फिर उसकी कम, फिर उसकी कम, ऐसे करके, ठीक है, हीट के टर्म में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्त, आगे चलिए। अब क्या, व्हेन वाटर प्लस सीमेंट, हाँ, अगर देखो शुरू में एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बार पूछा गया था, इसको देख लीजिए आप। अगर वाटर प्लस सीमेंट ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, वाटर और सीमेंट मिला तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। भाई वाटर उठाया, सीमेंट उठाया, दोनों को मिला दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है आपको, उसको बोलते हैं टोबर मोरिट जेल, ठीक है, क्या बोलते हैं तुरंत वाले, क्या बोलते हैं? टोबर मोरिट जेल। ये पेपर में आया हुआ है, एक बार याद रखिए कि तुरंत मिलाने पे क्या बनता है? टोबर मोरिट जेल बनता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं भाई। अब फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो केमिकल प्रोसेस बहुत जल्दी तेज होगी, तो हाइड्रेशन क्या होगा? तेज होगा, ठीक है बात है। हाइड्रेशन की बात करें कि हाइड्रेशन को कौन कौन से जो है तो फैक्टर आपकी अफेक्ट करते हैं। हाइड्रेशन क्या होता है? वाटर और सीमेंट
केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। वाटर और सीमेंट का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। क्या कौन कौन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। फाइननेस ऑफ सीमेंट, देखो जितने ज़्यादा फाइन होगा सीमेंट उतना ही ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, सही बात है ना। मतलब साइज कम तो फाइन ज़्यादा, फाइन ज़्यादा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा तो ज़्यादा पानी अटैच करेगा पार्टिकल, और ज़्यादा पानी अटैच करेगा तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ओके, इसके बाद बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स की। कंस्टिट्यूएंट्स भी किस प्रकार से जिम्मेदार, तो देखो मोर हीट जनरेट हाइड्रेशन वुड बी रैपिड। देखो C3H क्या करता है, जिसके कंस्टिट्यूएंट्स है, C3H क्या करता है, मोर हीट जनरेट करता है, तो हाइड्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सीधी सी बात, जितने ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा हाइड्रेशन, तो मतलब C3H के कारण क्या होता है, हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। इसके बाद C2H वेरी लेस हीट, बहुत कम हीट जनरेट करता है, तो हाइड्रेशन भी सीधी सी बात है कम होगा। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन, देखो हाइड्रेशन और हीट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा हीट होगी तो ज़्यादा हाइड्रेशन होगा तो उतनी ज़्यादा हीट होगी भाई, जितनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगी उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी ना, सीधी सी बात है, ऐसा समझ सकते हो इसको। ओके, फॉर लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन सिलिका कंटेंट, अगर आप लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहते हो तो सिलिका को 21% और 21% एंड कंट्रोल आयरन एंड एल्यूमिना 6% पर, ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। इफ केमिकल अटैक सिलिका कंटेंट 24% एंड लिमिट एल्यूमिना आयरन 4%, ठीक है। तो अगर आपका केमिकल अटैक हो रहा है तो सिलिका को आपको 24% पर और लिमिट, और एल्यूमिना और ऑक्साइड को 4% पर लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। अब देखो वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रेशन के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो देखो 23% फॉर प्योर केमिकल रिएक्शन, प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए 23%, और 15% चाहिए होता है पोर्स में भरने के लिए, ताकि बेटर वर्किबिलिटी मिले। जैसे आप कंक्रीट बना रहे हो तो उसके बीच जो पोर्स है उनमें 15% चाहिए वाटर को फिल करने के लिए, ताकि वर्केबिलिटी अच्छी मिल सके, आप काम अच्छे से कर सको उस कंक्रीट पर, तो 15% उसके लिए। तो टोटल कितने परसेंट, 38% चाहिए होता है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए कितना चाहिए, 23% चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अब आपका स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, इसको करेंगे अपन नेक्स्ट अंदर, लेक्चर की साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और आप बोर हो जाते हो, इसलिए अब इसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। 2 पार्ट में आपका सीमेंट का माइंड मैप आएगा, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट मार्क्स में जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद जस्ट अगला लेक्चर आ रहा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।